नमस्ते और कानून की दुनिया में आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट पर मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करेंगे जो आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाएंगे। इन सभी निर्णयों में माननीय न्यायालय ने कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस पहला, सावित्री देवी बनाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। यह मामला सावित्री देवी याचिकाकर्ता और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रतिवादी के बीच आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 136 ऑफ 2022 का है। इस पर 15 मई 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ द्वारा 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। यह मामला परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादरण से संबंधित है। याचिकाकर्ता को निचली अदालतों ने दोषी ठहराया था। याचिकाकर्ता ने आरण की राशि चुकाने के लिए एक चेक जारी किया था जो अपर्याप्त धन के कारण अनादरित हो गया। बैंक ने सीजीटीएमएसआई योजना के तहत राशि प्राप्त की थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि यह योजना बैंक के हित की रक्षा के लिए है, न कि आरण लेने वाले को दायित्व से मुक्त करने के लिए। कानूनी बिंदु एक, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। माननीय न्यायालय ने दोहराया कि पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं है। इसका हस्तक्षेप का दायरा बहुत संकीर्ण होता है और यह केवल स्पष्ट दोषों, क्षेत्राधिकार की त्रुटियों या कानून की त्रुटियों को ठीक कर सकता है। यह साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता जब तक कि वह विकृत न हो। 2, बैंक द्वारा शिकायत। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि चेक अर्ण खाते में दर्ज संख्या पर आहरित किया गया था और शिकायतकर्ता उस अर्ण खाते में जमा धन का हकदार था, तो शिकायतकर्ता एक वैध धारक था और शिकायत दर्ज करने का हकदार था। 3, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि जब चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि चेक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय आरण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह अनुमान खंड एक प्रतिवर्ती भार खंड का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ है कि एक बार चेक जारी करने और हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में हमेशा यह अनुमान होता है कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व मौजूद है। 4, सुरक्षा। चेक। माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि चेक सुरक्षा के रूप में भी जारी किया गया था तो भी परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, बशर्ते चेक की तारीख पर दायित्व या ऋण कानूनी रूप से वसूली योग्य हो। 5, चेक भरना। माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि चेक पर ड्रॉअर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं तो यह अप्रासंगिक है कि चेक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया था। धारा 138 के आपराधिक प्रावधान लागू होंगे। 6, चेक के अनादरण का अनुमान। माननीय न्यायालय ने माना कि बैंक द्वारा जारी की गई पर्ची या मेमो जिसमें चेक के अनादरण को दर्शाने वाला आधिकारिक निशान होता है, अपने आप में चेक के अनादरण का अनुमान लगाता है, जब तक कि इस तथ्य को अप्रमाणित न कर दिया जाए। 7, मांग नोटिस की सेवा। माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि मांग नोटिस सही पते पर भेजा गया था तो उसे विधिवत रूप से तामील किया गया माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसे नोटिस नहीं मिला तो उसे अदालत से समन मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि उसे नोटिस नहीं मिला। 8, सीजीटीएमएसआई योजना। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सीजीटीएमएसआई योजना बैंक के हित की रक्षा के लिए एक बीमा योजना है और इस योजना के तहत प्राप्त कोई भी राशि आरण लेने वाले के पूरे बकाया ऋण राशि को चुकाने के दायित्व को नहीं हटाती है। 9, क्षतिपूर्ति के डिफॉल्ट में कारावास। माननीय न्यायालय ने दोहराया कि अदालतें मुआवजे के भुगतान में चूक के मामले में कारावास की सजा लगा सकती हैं, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) का उद्देश्य पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना और गैर अनुपालन को रोकना है। केस का परिणाम। इन सभी कानूनी बिंदुओं के आधार पर माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस न करें। केस दूसरा, हेमंत राज शर्मा बनाम जीत राम चौधरी, मृतक कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से। केस विवरण: यह मामला हेमंत राज शर्मा, याचिकाकर्ता, और जीत राम चौधरी, मृतक कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिवादी के बीच आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 599 ऑफ 2022 का है। इस पर 15 मई 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ द्वारा 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार: यह पुनरीक्षण याचिका परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादरण से संबंधित एक मामले में निचली अदालतों द्वारा पारित दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने 5 लाख रुपए का चेक जारी किया था, जो अपर्याप्त धन के कारण अनादरित हो गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चेक सुरक्षा के रूप में दिया गया था और उसका कोई कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दायित्व नहीं था। कानूनी बिंदु: 1. पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। माननीय न्यायालय ने दोहराया कि पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं है और यह साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता है जब तक कि निचली अदालतों के निष्कर्ष विकृत न हो या कानून में त्रुटि न हो। 2. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि जब चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि चेक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय आरण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह एक प्रतिवर्ती भार खंड है और अभियुक्त को इस अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने होंगे। 3. वित्तीय क्षमता का प्रमाण। माननीय न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता को शुरू में धन के स्रोत या वित्तीय क्षमता का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा इस पर आपत्ति न उठाई जाए। अभियुक्त को अपने बचाव को स्थापित करने के लिए साक्ष्य पेश करना होगा। 4. सुरक्षा चेक। माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा, बशर्ते चेक की तारीख पर मौजूदा और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय आर्ण या दायित्व हो। 5. सुझावों का प्रभाव। माननीय न्यायालय ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा गवाह को क्रॉस परीक्षा में दिए गए सुझाव यदि आपत्तिजनक प्रकृति के पाए जाते हैं तो अभियुक्त को बांधेंगे। 6. मांग नोटिस की सेवा। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि यदि मांग नोटिस सही पते पर भेजा गया था तो उसे विधिवत रूप से तामील किया गया माना जाएगा और अभियुक्त नोटिस प्राप्त न होने का लाभ नहीं उठा सकता यदि वह अदालत से समन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। केस का परिणाम। इन सभी कानूनी बिंदुओं और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों के आधार पर माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था। लीगल पॉइंट पर हमारा प्रयास है कि हम आपको कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ तरीके से समझाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें, हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। केस तीसरा, देवीदास बनाम मेसर्स गिन्नी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य केस विवरण। यह मामला देवीदास, याचिकाकर्ता, और मेसर्स गिन्नी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य प्रतिवादी के बीच CMPMO संख्या 305 ऑफ 2022 का है। इस पर 19 जून 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की पीठ द्वारा 1 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार। याचिकाकर्ता ने एक दीवानी वाद में प्रतिवादियों के खिलाफ 21 लाख रुपए की डिक्री मांगी थी। प्रतिवादियों को एकतरफा कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाया गया था और उनके खिलाफ एकतरफा डिक्री पारित की गई थी। प्रतिवादियों ने डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन किया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें कभी भी समन की तामील नहीं की गई थी। निचली अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन को अनुमति दे दी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इसे उलट दिया। कानूनी बिंदु। 1. चिपकाकर तामील, सर्विस बाय अफिक्सेशन। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के तहत चिपकाकर तामील वैध है यदि तामील करने वाला अधिकारी उचित और उचित लगन का उपयोग करने के बाद प्रतिवादी को नहीं ढूंढ पाता है। यदि तामील करने वाले अधिकारी की सत्यापित रिपोर्ट के साथ मूल समन वापस कर दिया जाता है तो नियम की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
2. तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 19 के तहत तामील करने वाले अधिकारी की शपथ पर जांच अनिवार्य नहीं है, खासकर जब समन नियम 17 के तहत एक सत्यापित रिपोर्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। इसे अधिकतम एक अनियमितता माना जा सकता है। 3. एक तरफा डिक्री को रद्द करना। माननीय न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 की व्याख्या करते हुए कहा कि एक तरफा डिक्री को केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि अदालत संतुष्ट है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय था। 4. लोक सेवक की रिपोर्ट का अनुमान। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रस्तुत एक रिपोर्ट को तब तक सही माना जाता है जब तक कि इसे गलत साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रदान न किए जाएं। केवल यह दावा करना कि रिपोर्ट प्राप्त की गई थी बिना किसी सहवर्ती साक्ष्य के अपर्याप्त है। केस का परिणाम। इन कानूनी सिद्धांतों के आधार पर माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों के एकतरफा डिक्री को रद्द करने और विलंब को माफ करने के आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे मूल एकतरफा डिक्री बहाल हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट लाते रहेंगे। घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। केस चौथा। गोपाल सिंह मृतक। कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम ज्ञान सिंह केस विवरण। यह मामला गोपाल सिंह मृतक कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से याचिकाकर्ता और ज्ञान सिंह प्रतिवादी के बीच CMPMO संख्या 289 ऑफ 2024 का है। इस पर 21 जून 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति सत्यन वैद्य की पीठ द्वारा 1 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार। यह याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ थी, जिसमें वाद को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी कि यह समय बाधित था और इसमें वाद का कोई कारण नहीं था। याचिकाकर्ता मूल प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एक पुराने लेन देन और राजस्व प्रविष्टियों को चुनौती देना परिसीमा के भीतर नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कानूनी बिंदु 1। वाद पत्र की अस्वीकृति। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वाद समय बाधित है या वाद का कोई कारण नहीं है, यदि ये कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हैं जिन्हें अधिनिर्णय की आवश्यकता है। 2. राहत में परिवर्तन या ढालने की शक्ति। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि न्यायालय के पास मामले की परिस्थितियों और सिद्ध तथ्यों के आधार पर मांगी गई राहत को संशोधित करने या ढालने की शक्ति है, भले ही वाद में प्रार्थनाएं उचित रूप से व्यक्त न की गई हों। 3. राजस्व अभिलेखों पर शीर्षक का दावा। माननीय न्यायालय ने माना कि शीर्षक के आधार पर भूमि पर अधिकारों का दावा राजस्व अभिलेखों में विवाद से अलग है। राजस्व अभिलेखों में अनन्य कब्जे का दर्ज होना शीर्षक के आधार पर वादी के दावे को ओवरराइड नहीं कर सकता है, क्योंकि शीर्षक विवाद का निर्धारण राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 4. परिसीमा और वाद का कारण। माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सहमालिक के रूप में निरंतर शीर्षक पर आधारित वाद को समय बाधित नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब वादी ने हाल ही में संपत्ति के विभाजन से इनकार का अनुभव किया हो, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वादी के पास वाद का कोई कारण नहीं है। केस का परिणाम। उपरोक्त चर्चा और कानूनी स्थिति के आलोक में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और याचिका को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि वादपत्र को समय बाधा या वाद के कारण की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न थे। एक और महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। लीगल पॉइंट पर हम आपके लिए नवीनतम और सबसे प्रासंगिक कानूनी अपडेट लाते रहेंगे। कृपया हमें अपना समर्थन देते रहें। केस 5वां। प्रणीत कुमार
बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य केस विवरण। यह मामला प्रणीत कुमार याचिकाकर्ता और हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी के बीच CWPOA संख्या 6190 ऑफ 2020 का है। इस पर 3 जून 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की पीठ द्वारा 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार: याचिकाकर्ता ने अपनी पेंशन को रोकने और ग्रेच्युटी के केवल आंशिक भुगतान के खिलाफ राहत मांगी। याचिकाकर्ता एक ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें मूल रूप से एक कॉरपोरेट क्षेत्र संगठन में नियुक्त किया गया था और बाद में राज्य सरकार के एक विभाग में स्थानांतरित अवशोषित कर लिया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन लाभों के लिए पात्रता मुख्य मुद्दा था, खासकर विभिन्न पेंशन योजनाओं और अधिसूचनाओं के आलोक में। कानूनी बिंदु: 1, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 की प्रयोज्यता। माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि कॉरपोरेट क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जिन्होंने 1999 की पेंशन योजना को चुना था, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के प्रावधान लागू किए गए थे, 1972 के नियमों के तहत पेंशन लाभों का अधिकार है। 2, स्थानांतरण और अवशोषण का प्रभाव। माननीय न्यायालय ने माना कि यदि कोई कर्मचारी उचित माध्यम से एक उधार लेने वाले नियोक्ता को स्थानांतरित होता है, जब एक पिछली पेंशन योजना 1972 के नियमों को अपनाते हुए लागू थी और उसका अवशोषण सेवा में बिना किसी रुकावट के होता है, तो वह 1972 के नियमों के तहत पेंशन लाभों के लिए पात्र होगा, भले ही बाद में पेंशन नीतियों में बदलाव क्यों न आया हो। 3, राज्य सरकार की अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव। माननीय न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा बाद में जारी की गई अधिसूचनाएं, जो एक विशिष्ट तिथि के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर 1972 के नियमों को लागू करती हैं, उन कर्मचारियों को संभावित तिथि से पेंशन लाभों का अधिकार दे सकती है, भले ही वे पहले सेवानिवृत्त हो गए हों, कुछ शर्तों के अधीन। केस का परिणाम: माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरंत बाद से पेंशन लाभों का हकदार माना। न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी 27 मई 2018 के कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना करने और बची हुई ग्रेच्युटी राशि जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया। कानूनी ज्ञान एक शक्ति है। लीगल पॉइंट को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके इस शक्ति को फैलाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केस छठा, मैसर्स प्रिस्टीन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य केस विवरण। यह मामला मैसर्स प्रिस्टीन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता और हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी के बीच CWP संख्या 10,506 ऑफ 2025 का है। इस पर माननीय न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान और माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की पीठ द्वारा 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार: याचिकाकर्ता एक गैर कृषक संस्था जिसने हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने के लिए अभी तक धारा 118 के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की थी, ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा श्री तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित करने वाली एक अधिसूचना को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पास मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था। कानूनी बिंदु: 1, मुकदमा चलाने का अधिकार लोकस स्टैंडी। माननीय न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता को एक पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए जिसने एक कानूनी चोट का सामना किया हो या जिसके पास सामान्य जनता के हित से परे एक अधिक विशेष या अजीबोगरीब हित हो। 2, हिमाचल प्रदेश किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118। माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक गैर कृषक संस्था जिसने हिमाचल प्रदेश किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत भूमि खरीदने की अनुमति प्राप्त नहीं की है, उसके पास नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने का मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर कोई वैध हित नहीं है
और इस प्रकार वह एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है। केस का परिणाम। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर कोई कानूनी हित प्राप्त नहीं किया था और इसलिए वह अधिसूचना को चुनौती देने के लिए एक पीड़ित व्यक्ति नहीं था। और अब हमारे अंतिम केस की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि आपने इस कानूनी यात्रा का आनंद लिया होगा। केस 7वां, बलबीर सिंह बनाम हरिमोहन और अन्य केस विवरण। यह मामला बलबीर सिंह अपीलकर्ता और हरिमोहन और अन्य प्रतिवादी के बीच एफओ संख्या 104 और 155 ऑफ 2024 का है। इस पर 4 अप्रैल 2025 को सुनवाई पूरी हुई और माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की पीठ द्वारा 1 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। केस का सार। ये 2 अपीलें एक दीवानी वाद से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें विशिष्ट प्रदर्शन, स्थायी निषेधाज्ञा और वैकल्पिक रूप से 1 करोड़ीच रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। वाद का आधार कई समझौते थे। निचली अदालत ने प्रतिवादी को विवादित भूमि पर निर्माण करने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि यदि वादी मुकदमा जीतते हैं तो प्रतिवादी को बिना किसी आपत्ति के भूमि सौंपनी होगी। अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों दोनों ने इस आदेश के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी। कानूनी बिंदु 1, समझौतों का प्रभाव। माननीय न्यायालय ने समझौते की शर्तों का विश्लेषण किया और पाया कि पहले के समझौतों ने प्रतिवादी द्वारा अन्य व्यक्तियों को की गई भूमि की बिक्री को विवादित नहीं किया था और वास्तव में वादी कुछ शेष भूमि के हस्तांतरण पर सहमत हुए थे। 2, समझौतों द्वारा दायित्व पर प्रतिबंध। माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी प्रतिवादी को संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध लगाता हो। 3, निषेधाज्ञा और हर्जाना। माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वादी ने वैकल्पिक रूप से हर्जाने की मांग की थी। यह दर्शाता है कि नुकसान को धन के संदर्भ में मापा जा सकता है, जिससे निषेधाज्ञा के लिए अपूरणीय क्षति का तर्क कमजोर हो जाता है। 4, निष्पक्षता का संतुलन। माननीय न्यायालय ने माना कि संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में था, क्योंकि उसने भूमि खरीदने और उस पर निर्माण करने के लिए पर्याप्त राशि खर्च की थी। निर्माण को रोकना उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। 5, भविष्य की देयता। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि प्रतिवादी को निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई थी, फिर भी उसे किसी भी देयता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो मुकदमे के निष्कर्ष पर स्थापित हो सकती है। हालांकि संपत्ति को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अदालत की अनुमति के बिना हस्तांतरित या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। केस का परिणाम। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को संशोधित किया। इसने प्रतिवादी संख्या 4 लिबरेटिंग माइंड्स फाउंडेशन को खरीदी गई भूमि को बनाए रखने और उस पर निर्माण करने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि यह भविष्य में किसी भी देयता से मुक्त नहीं होगा। अन्य प्रतिवादियों के लिए शेष भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी रखा गया था। और इसी के साथ हम आज के लीगल पॉइंट के एपिसोड के अंत पर आ गए हैं। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे भविष्य के सभी अपडेट्स प्राप्त कर सकें। देखते रहिए लीगल पॉइंट, क्योंकि कानून जानना आपका अधिकार है। मैं शिखा राजता आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।